आज की इस गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम अलग-अलग स्रोतों, रिसर्च पेपर्स और जो ताज़ा संपादकीय लेख हैं, उनके पन्नों से वो खास जानकारियां निकालते हैं जो जो हमारे आसपास हो रहे इन तेज बदलावों को समझने के लिए सच में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो है हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उनमें आ रहे बदलावों के तह तक जाना। जो कई बार हमें पूरी तरह से हैरान कर देते हैं। सही कहा। हमारे पास आज जो स्रोत हैं, उनमें कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के लेख हैं और विशेषज्ञों के विचार भी शामिल हैं। और आज हम जिन विषयों के पन्ने पलटने वाले हैं, उनका दायरा बहुत व्यापक है। बहुत ही ज्यादा व्यापक। हम आबादी और परिवार नियोजन की उलझनों से बात शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि कैसे जो जेन जेड यानी जेनजी की नई पीढ़ी है, वो पूरी दुनिया में राजनीतिक क्रांतियां ला रही है। और इसके बाद हम कॉरपोरेट जगत के उन बंद कमरों में भी चलेंगे जहां महिलाओं के तथाकथित दिखावटी समावेश, जिसे हम टोकनिज्म कहते हैं। हाँ, टोकनिज्म, उसका सच छिपा है। और आखिर में हमारी न्याय प्रणाली और पर्यटन जैसे जो पुराने ढांचे हैं, उनके विकास को टटोलेंगे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो ये सारे विषय ऊपर से देखने पर एकदम अलग-अलग दुनिया के लग सकते हैं। लग सकते हैं, बिल्कुल। एक तरफ राजनीति का शोर है, दूसरी तरफ कॉरपोरेट जगत की नीतियां हैं, और फिर हमारी न्याय प्रणाली की वो धीमी रफ्तार। हम्म। लेकिन अगर हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो इन सबके केंद्र में एक ही शब्द गूंज रहा है, और वो है बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो इतनी तेजी से हो रहा है कि हमारी पुरानी नीतियां, जो शायद कुछ दशक पहले बहुत कारगर हुआ करती थी, बिल्कुल, वो अब इस नए युग की समस्याओं के सामने पूरी तरह से हाँप रही हैं। मतलब हमारी पुरानी व्यवस्थाएं अब नए सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और आज के स्रोतों में जो सबसे पहली खबर है, वो एक अजीब सा विरोधाभास पेश करती है। आंध्र प्रदेश वाला प्रस्ताव। हाँ, हाल ही में आंध्र प्रदेश की तरफ से एक प्रस्ताव की चर्चा है कि जो जोड़े तीसरा बच्चा पैदा करेंगे, उन्हें 25,000 रुपए का प्रोत्साहन या इंसेंटिव दिया जाएगा। 25,000? वही तो। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि आज के समय में जहाँ शहरों में रहने का खर्च आसमान छू रहा है, एक बच्चे के स्कूल की फीस और स्वास्थ्य पर ही लाखों खर्च हो जाते हैं। एकदम सही। तो वहाँ 25,000 रुपए की ये रकम तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। असल हकीकत तो ये है कि शहरीकरण, शिक्षा का बढ़ता खर्च और भविष्य की असुरक्षा ही वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से जन्म दर दुनिया भर में गिर रही है। क्या कोई भी सिर्फ कुछ रुपयों के लिए जिंदगी भर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा? यही इस पूरी नीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये प्रस्ताव जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आता है। लेकिन अगर हम सरकारों के नजरिए से सोचें और इसे एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें, तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि आखिर सत्ता में बैठे लोगों को इस बढ़ती उम्र वाली आबादी से इतना डर क्यों लग रहा है। जनसांख्यिकी का एक सीधा सा नियम है कि किसी भी समाज में जब जन्म दर स्थिर होती है और लोगों की औसत उम्र बढ़ती है, हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि वहां का खान पान बेहतर हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत हुई हैं और कुल मिलाकर जीवन स्तर सुधरा है। मतलब लोग अब ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। इसे तो एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए, ना कि किसी आर्थिक संकट का डर। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरह से हम कह रहे हैं कि इंसान लंबी उम्र जी रहा है, जो कि विकास का पैमाना है, तो फिर इसे एक समस्या की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जो इस बढ़ती उम्र की आबादी को एक उपलब्धि की तरह देख रहा हो और घबराने के बजाय कुछ अलग कर रहा हो? इस मामले में जापान का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। आज के स्रोतों में जापान की नीतियों का जो विश्लेषण है, वो बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, जापान में बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा है और जन्म दर बेहद कम है। एकदम। लेकिन वहां की सरकार अपने नागरिकों से ये नहीं कह रही कि आप और बच्चे पैदा कीजिए या इसके लिए नकद इनाम बांट रही हो। तो वो क्या कर रहे हैं? इसके बजाय उन्होंने इस बदलाव को एक नई सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया है। वे अपने बुजुर्गों को समाज से अलग थलग करने के बजाय उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अच्छा। कंपनियां ऐसे कामों में बुजुर्गों की ट्रेनिंग पर पैसा लगा रही हैं जहां उनके लंबे अनुभव का फायदा उठाया जा सके। और जो काम शारीरिक मेहनत वाले हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में भारी निवेश कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी रणनीति ही पूरी तरफ बदल दी है। तकनीक को उन्होंने एक विकल्प बना लिया है। जी बिल्कुल, एक नई दिशा। और जिन क्षेत्रों में ऑटोमेशन या रोबोट्स काम नहीं कर सकते, उनके लिए जापान अब अपनी नीतियां उदार कर रहा है।
ताकि युवा विदेशी कामगार वहां आकर काम कर सकें। यह तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। इस पूरी केस स्टडी का लबोलबाब ये है कि सरकार का असली काम भविष्य के लिए अच्छे स्कूल बनाना, अस्पताल खोलना और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है, न कि यह तय करना कि लोग कितने बच्चे पैदा करें। बिल्कुल। कितने बच्चे पैदा करने हैं ये नागरिकों का एकदम निजी फैसला है और सरकारों को इसमें दखल देने के बजाय सिस्टम को नए हालात के हिसाब से अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए। यह तो हुई आबादी और उम्र दराज होते समाज की बात, जहां नीतियां धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन जब हम राजनीति की तरफ मुड़ते हैं, जहां बदलाव बहुत शोर मचाकर आ रहा है, हाँ, वहां तस्वीर एकदम अलग है। हमारे स्रोतों में नेपाल की राजनीति का जो जिक्र है वो सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। बहुत ज्यादा। नेपाल में बुजुर्ग नेताओं को हटाकर एक पूरी नई पीढ़ी, जिसे हम जेन जी या जेन जेड कहते हैं, उसने सत्ता को हिलाकर रख दिया है। साल 2013 तक जिस इंसान को मुख्यधारा की राजनीति में कोई जानता तक नहीं था, एक रैपर से राजनेता बने बालेन शाह। हाँ, बालेन शाह। उन्होंने मई 2022 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत लिया। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, जिसने नेपाल की पुरानी और स्थापित पार्टियों को पूरी तरह चौंका दिया। ये जीत केवल एक व्यक्ति की लोकप्रियता का नतीजा नहीं थी। नेपाल का ये घटनाक्रम असल में दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ वहां के युवाओं के भीतर खौल रहे गुस्से का एक विस्फोट था। और बालेन शाह की सफलता कोई इकलौती घटना नहीं रही। बिल्कुल नहीं। इसके ठीक बाद पत्रकार रवि लामिछाने ने 21 जून 2022 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या आरएसपी की स्थापना की। और आज यही पार्टी बालेन शाह जैसे युवाओं के इस नए आंदोलन का चेहरा बन चुकी है। इस नई पीढ़ी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे तौर पर उन दिग्गज नेताओं को चुनौती दी है जो दशकों से सत्ता पर काबिज थे। मैंने जब आज के आर्टिकल्स पढ़े तो इन दिग्गज नेताओं की हार के आंकड़े देखकर मैं सच में हैरान रह गई। हम बात कर रहे हैं नेपाल के उन नेताओं की जिन्हें अजेय माना जाता था। 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली को अपने ही गढ़ झापा से नकार दिया गया। और सिर्फ ओली ही नहीं, हाँ, 5 बार के प्रधानमंत्री रहे नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा भी अपना सबसे मजबूत पारंपरिक गढ़ डडेलधुरा हार गए। ये कुछ छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस राजनीतिक बदलाव के पीछे जो गुस्सा है उसकी कीमत भी बहुत भारी चुकाई गई है। ये सच है। जब एक पूरी पीढ़ी का अपनी व्यवस्था से मोह भंग हो जाता है तो वो बदलाव अक्सर शांतिपूर्ण नहीं होता। स्रोतों में एक वाकया दर्ज है जिसे पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात सितंबर 2025 की है, जब पूरे नेपाल में भयंकर प्रदर्शन हो रहे थे। हाँ, वो आगजनी वाला मामला। उस दौरान विद्रोहियों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने केपी शर्मा ओली के बालकोट वाले घर को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली को अपनी जान बचाने के लिए मकवानपुर जिले के एक आर्मी बैरक में जाकर छिपना पड़ा। इसके बाद जब वो अपनी पत्नी राधिका शाक्य के साथ अपने जले हुए घर के मलबे को देखने वापस आए तो उनकी पत्नी का एक बयान स्रोतों में दर्ज है। वो बयान बहुत ही मार्मिक था। उन्होंने कहा था, हमने नई पीढ़ी को एक लाइब्रेरी गिफ्ट करने के बारे में सोचा था, आखिर में हमें उन्हें राख देनी ही होगी। ये एक वाक्य ये बताने के लिए काफी है कि 2 पीढ़ियों के बीच की खाई अब कितनी गहरी और हिंसक हो चुकी है। ये वाकया वाकई उस पीढ़ीगत टकराव की गहराई को दर्शाता है। लेकिन अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो इस गुस्से के पीछे सिर्फ राजनीतिक विफलता नहीं है। तो और क्या है? इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम कर रहा है। आज की राजनीति में युवाओं का यह गुस्सा सिर्फ सड़कों पर पैदा नहीं हो रहा, बल्कि ये सोशल मीडिया के एल्गोरिथम द्वारा गढ़ा और बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, एल्गोरिथम का इसमें इतना बड़ा हाथ है? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक और तकनीक विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम ऐसी सामग्री को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है जो लोगों में गुस्सा, चिंता या तीव्र भावनाएं पैदा करती है, क्योंकि इसी से उनका एंगेजमेंट बढ़ता है। एकदम सही। मतलब आप कह रहे हैं कि तकनीक जानबूझकर हमारे भीतर के गुस्से को हवा दे रही है ताकि हम स्क्रीन से चिपके रहें और यही गुस्सा फिर सड़कों पर उतर रहा है। यही इस नए दौर की सच्चाई है और इस एल्गोरिथम का असर हम सिर्फ नेपाल में नहीं देख रहे हैं। हाँ, और भी जगह है। अगर हम पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों पर नजर डालें तो पैटर्न एकदम साफ है। म्यांमार में रोहिंग्या संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी यही पाया था कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ने हेट स्पीच को एक हथियार की तरह फैलाया।
इसी तरह बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक उथल-पुथल में भी। और श्रीलंका के उस मशहूर गोटागोगमा आंदोलन में भी यही पैटर्न था, जहां जेड ने सीधे तौर पर शक्तिशाली राजपक्षे परिवार को सत्ता और देश से बाहर कर दिया था। तकनीक अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रही, वो सीधे तौर पर सत्ता पलट रही है। बिल्कुल। और इस नई पीढ़ी के जो नेता उभर कर आ रहे हैं, उनका काम करने का तरीका और उनकी कूटनीति भी पुराने नेताओं से बहुत अलग है। बहुत अलग। अगर हम बिना किसी पक्ष या विचारधारा का समर्थन किए सिर्फ तथ्यों की बात करें, तो स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक घटना का जिक्र है। वो नक्शे वाला विवाद। हाँ, जब 2023 में भारत ने अपनी नई संसद के उद्घाटन के समय वहां अखंड भारत का एक बड़ा सा भित्ति चित्र या म्यूरल लगाया था, तो उसके जवाब में बालिन शाह ने क्या किया? उसके जवाब में बालिन शाह ने बिना कोई कूटनीतिक बयानबाजी किए सीधे अपने मेयर कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा लिया। बिना कोई शोर मचाए सीधा एक्शन। बिल्कुल। इस नक्शे में वो भारतीय क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर नेपाल ऐतिहासिक रूप से दावा करता रहा है। नई दिल्ली और आसपास के देशों के लिए ये साफ तौर पर एक नई कूटनीतिक वास्तविकता है। उन्हें ये समझना होगा कि अब उनका सामना एक ऐसी निडर और आक्रामक पीढ़ी के नेताओं से है जो पुराने कूटनीतिक कायदों को नहीं मानते। कूटनीति में इस तरह का सीधा और प्रतीकात्मक टकराव ये बताता है कि नेतृत्व की पूरी शैली अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। ये तो हुई सड़कों और राजनीति की बात, जहां बदलाव बहुत शोर मचा कर आ रहा है और सत्ता युवाओं के हाथ में जा रही है। लेकिन जो हमारे बंद कमरों वाली दुनिया है, जैसे कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, हाँ, वहाँ ये जो नई सदी की सोच है वो कितनी पहुँच पाई है। हमारे अगले स्रोत में बिजनेस स्टैंडर्ड की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है जो कॉर्पोरेट बोर्ड्स में लैंगिक विविधता यानी महिलाओं की भागीदारी की असल तस्वीर पेश करती है। और ये रिपोर्ट साफ तौर पर उस दिखावटी समावेश या जिसे अंग्रेजी में टोकनिज्म कहते हैं उसकी पोल खोलती है। तो इस टोकनिज्म को हम कैसे समझें? टोकनिज्म को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि कोई कंपनी सिर्फ कानून के डर से या दुनिया को दिखाने के लिए किसी अल्पसंख्यक या महिला को किसी पद पर बिठा दे, लेकिन असल में उन्हें कोई शक्ति या अधिकार ना दे। एकदम सही। और अगर हम रिपोर्ट के आंकड़ों को बारीकी से देखें तो ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है। जनवरी 2026 तक के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पंजीकृत निदेशकों में से 68% आज भी पुरुष हैं। जबकि हमारे यहाँ नियम यह है कि 300 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली या 100 करोड़ रुपए चुकता पूंजी वाली सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य है। लेकिन कंपनियां इस नियम के साथ क्या कर रही हैं? वो कानून की भावना का सम्मान करने के बजाय सिर्फ कागजी खाना पूर्ति कर रही हैं और प्रवर्तकों के रिश्तेदारों या परिवार की ही किसी महिला को इस पद पर बिठा रही हैं। मतलब ये समानता लाने की नहीं बल्कि सिर्फ टिक बॉक्स भरने की कवायद बनकर रह गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि सरकारी कंपनियों का हाल इस मामले में निजी कंपनियों से भी ज्यादा खराब है। सच में? हाँ, जहां निजी कंपनियों में महिला निदेशकों की हिस्सेदारी कम से कम 29% तक पहुंच गई है, वहीं सरकारी कंपनियों में ये सिर्फ 20% है। और महारत्न कंपनियों का क्या हाल है? अगर हम देश की महारत्न और नवरत्न जैसी उच्च प्रदर्शन वाली बड़ी सरकारी कंपनियों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025 में वहां सिर्फ 11% महिला निदेशक थीं। ये स्थिति इस बात का प्रमाण है कि नियम बना देने भर से मानसिकता नहीं बदलती। ये बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की वजह देखें तो आखिर महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने में इतनी बड़ी दीवार का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ये दीवार असल में हमारे काम की संस्कृति और दशकों पुरानी सोच से बनी है। आज भी ज्यादातर कॉरपोरेट संगठनों में एक ऐसी अदृश्य व्यवस्था काम करती है जहां महिलाओं को ह्यूमन रिसोर्स यानी HR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR कहते हैं, हाँ CSR जैसी सॉफ्ट रोल्स में धकेल दिया जाता है, जबकि असली सत्ता वाले पद पुरुषों के पास ही रहते हैं। और नेटवर्किंग के जो अनौपचारिक तरीके हैं उनका क्या? बिल्कुल, जैसे काम के बाद बार में होने वाली मीटिंग्स या गोल्फ कोर्स पर होने वाली देर शाम की बैठकें, उनमें महिलाओं को अक्सर शामिल होने का मौका ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भारत में ज्यादातर महिलाओं पर घर के काम, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल का दोहरा बोझ होता है, जिसे केयर वर्क कहा जाता है। हाँ, जब तक ये केयर वर्क साझा नहीं होगा
तब तक कॉर्पोरेट जगत में उनकी तरक्की की राह बहुत मुश्किल रहेगी। इस दोहरे बोझ और समाज के विरोधाभास को स्रोतों में मौजूद पूर्व IAS अधिकारी अनीता भटनागर जैन के एक शानदार लेख में बहुत ही गहराई से पिरोया गया है। वो लेख तो बहुत ही प्रभावशाली है। वो दिखाती हैं कि हमारा समाज आज एक ही समय में दो अलग-अलग सदियों में जी रहा है। कैसे? एक तरफ वो ग्रामीण लड़कियां हैं जो ऑनलाइन सेशंस में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि उन्हें पायलट और वैज्ञानिक बनना है, और दूसरी तरफ और ठीक उसी समय उसी समाज में कुछ ऐसी बूढ़ी माताएं जेल की सलाखों के पीछे अपनी उम्र काट रही हैं क्योंकि उनके ही लालची बेटों ने स्टैम्प ड्यूटी के कुछ पैसे बचाने के लिए उनके नाम पर संपत्ति खरीदी और फिर धोखाधड़ी कर दी। ये दोनों तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं। ये सामाजिक विरोधाभास हमारे वैश्विक आंकड़ों में भी साफ दिखाई देता है। UN और यूनिसेफ के आंकड़े क्या कहते हैं? उनके हवाले से जो तथ्य सामने रखे गए हैं वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी दुनिया भर में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले औसतन केवल 64% अधिकार प्राप्त हैं। और ये कोई छोटी खाई नहीं है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जिस गति से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो इस खाई को पूरी तरह से पाटने में 286 साल लग सकते हैं। 286 साल। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे खिसक जाते हैं। आंकड़े यही नहीं रुकते। बुनियादी बातों पर गौर करें तो भारत में आज भी 71% लड़कियों को मासिक धर्म या पीरियड्स के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए इसके प्रति जागरूकता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जो कि एक बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सत्ता में प्रतिनिधित्व की बात करें तो राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत में मात्र 13.84% है, और न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केवल 1 महिला जज हैं। ये साफ दिखाता है कि समानता की मंजिल अभी कितनी दूर है। बहुत दूर। इतनी गंभीर बातों और भारी आंकड़ों के बीच अनीता गोल के उसी लेख के आखिर में एक छोटी सी घटना का जिक्र है जो एक उम्मीद की किरण जैसी लगती है। कौन सी घटना? उन्होंने बताया कि स्कूलों के एक ऑनलाइन सेशन के दौरान जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि होली के लिए गुजिया कैसे बनाई जाती है, तो लड़कियों के साथ साथ कई लड़कों ने भी अपने हाथ उठाए। अरे वाह! और उन लड़कों ने पूरे विस्तार से समझाया कि गुजिया कैसे बनती है। ये वाकया भले ही बहुत छोटा और रोजमर्रा का लगे, लेकिन यह इस बात का एक बहुत ही सुखद और मजबूत संकेत है कि अगली पीढ़ी के अंदर जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स या लैंगिक रूढ़िवादिता हैं, वो धीरे धीरे टूट रही हैं। रसोई अब सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं मानी जा रही। सामाजिक बदलाव की शुरुआत ऐसी ही छोटी छोटी सोच के बदलने से होती है। जब घरों के भीतर रोल्स बदलेंगे तभी बाहर कॉर्पोरेट और राजनीति में भी सच्चा बदलाव आएगा। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर समाज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, युवा पूरी राजनीति पलट रहे हैं, लड़के रसोई में हाथ बटा रहे हैं, तो हमारी जो आधिकारिक व्यवस्थाएं और सिस्टम्स हैं वो इतने धीमे क्यों हैं? यही तो हमारे अगले खंड में जनसत्ता के एक संपादकीय का हवाला दिया गया है जो हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार पर बहुत ही तीखे सवाल उठाता है। इस लेख में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे हैरान करने वाले मामले का जिक्र है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी, अदालती कार्यवाही और बहस पूरी होने के बाद फैसला 6 साल तक सुरक्षित रखा गया और सुनाया ही नहीं गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और उन 3 आपराधिक मामलों को अपने पास ट्रांसफर करना पड़ा। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। और हमारे देश में ये देरी अब एक प्रशासनिक समस्या से बढ़कर एक मानवीय संकट बन चुकी है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के जो आंकड़े हैं वो खौफनाक हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? दिसंबर 2025 तक देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित थे। 5 करोड़ मामले? ये तो एक पूरे देश की आबादी के बराबर है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। जब कोई मामला सालों साल अदालत में खींचता है तो न्याय में ये देरी उस पीड़ित इंसान को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं तोड़ती, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती है। एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन सिर्फ एक फैसले के इंतजार में काट देता है। हमारी अदालतों में जजों की भारी कमी है। हमारी न्यायिक प्रक्रियाएं सदियों पुरानी और बहुत जटिल हैं। अब समय आ गया है कि इस पूरी व्यवस्था को सिर्फ पैबंद लगाने के बजाय जड़ से सुधारा जाए। बिल्कुल, ये सच है कि किसी भी व्यवस्था का इस हद तक चरमरा जाना बहुत चिंताजनक है। लेकिन चलिए इस चर्चा को एक सकारात्मक और समाधान केंद्रित दिशा में ले चलते हैं।
हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख भी है जो बताता है कि कैसे एक दूसरे क्षेत्र में व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की जा रही है। आप पर्यटन क्षेत्र की बात कर रही हैं? जी, हम बात कर रहे हैं भारत के पर्यटन क्षेत्र की। हाल ही के बजट के बाद एक नई पहल शुरू हुई है, जहां IIM जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के जरिए देश के 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूर गाइड्स को अपस्किल किया जा रहा है। अपस्किल यानी उन्हें सिर्फ रटी रटाई बातें बोलने के बजाय एक प्रोफेशनल की तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है। हाँ, ये ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी में निवेश करने का एक बहुत ही शानदार कदम है। एक बेहतरीन टूर गाइड सिर्फ पत्थरों और इमारतों की जानकारी नहीं देता, वो वहाँ की स्थानीय संस्कृति, इतिहास और छोटी-छोटी बारीकियों को पर्यटकों से जोड़कर एक कहानी बुनता है, जिससे उस जगह का अनुभव हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, जिसे हम सिस्टम्स अप्रोच कहते हैं। सिस्टम्स अप्रोच। हाँ, केवल 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दे देना ही इस क्षेत्र को बदलने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसा क्यों? एक प्रशिक्षित गाइड से तो बहुत फर्क पड़ना चाहिए। इसमें और क्या कमी रह जाती है? फर्क बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन पर्यटन एक पूरे इकोसिस्टम या एक संपूर्ण व्यवस्था की तरह काम करता है। एक पर्यटक का अनुभव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं होता कि गाइड कितना अच्छा बोलता है। तो और किन बातों पर निर्भर करता है? वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस जगह तक पहुंचने के लिए सड़कें और कनेक्टिविटी कैसी है, रुकने की जगह साफ सुथरी और सुरक्षित है या नहीं, और क्या? उस जगह पर पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी या अपराध तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आज दुनिया भर के पर्यटन स्थल जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं वो है ओवर टूरिज्म, अनियंत्रित निर्माण और व्यवसायीकरण। अगर इन सब पे नियंत्रण नहीं किया गया और पूरा इकोसिस्टम एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा तो केवल गाइड्स की ट्रेनिंग का पूरा फायदा कभी नहीं मिल पाएगा। एकदम सही। हमें समस्याओं को टुकड़ों में हल करने के बजाय उन्हें एक पूरी इकाई मानकर सुलझाना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात जो शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि हमारे चारों ओर एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। चाहे वो जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण पैदा हुई उलझने हों, युवाओं और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स द्वारा लाई जा रही राजनीतिक उथल-पुथल हो, कॉर्पोरेट बोर्डरूम में महिलाओं के दिखावटी समावेश को तोड़ने की चुनौती हो, या फिर न्याय प्रणाली और पर्यटन जैसी हमारी व्यवस्थाओं की सुस्त रफ्तार हो। हर जगह पुरानी सोच और नई हकीकत के बीच एक टकराव है। और इन सभी स्रोतों और विषयों से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो क्या है? वो भी यही है कि बदलाव अपरिहार्य है। जो व्यवस्थाएं, जो नीतियां और जो संस्थाएं समय के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगी, नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और नई तकनीक के साथ कदम नहीं मिलाएंगी, वे नेपाल के उन पुराने राजनेताओं या पुराने पढ़ चुके कॉर्पोरेट नियमों की तरह कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगी। आज के समय में प्रासंगिक बने रहने के लिए आपको लगातार सीखना और खुद को बदलना ही होगा। जाते जाते एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये आज की पूरी चर्चा का अर्क भी है और शायद हमारे भविष्य की एक झलक भी। ओके, जरा सोचिए, आज हमने बात की कि कैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं के गुस्से को दिशा देकर पूरी राजनीति पलट रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे जापान जैसे देशों में यही AI और रोबोटिक्स बुजुर्गों की जगह लेकर पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। तो क्या भविष्य में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी धीमी न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए किया जा सकता है? क्या AI का उपयोग करके हमारे न्यायालयों में जो 5 करोड़ लंबित मामले धूल खा रहे हैं उन्हें पूरी निष्पक्षता और तेजी से निपटाने में मदद मिल सकती है? सच में योग्यता के आधार पर समानता आ रही है या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है? क्या ये आधुनिक तकनीक भविष्य में वो त्वरित न्याय और वो सच्ची समानता हमारे समाज में ला सकती है जिसे लाने में हमारी इंसानी नीतियां, हमारे कानून और हमारी पुरानी व्यवस्थाएं अब तक सिर्फ संघर्ष ही कर रही हैं? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय कर सकता है। इसी सवाल के साथ आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विस्तृत विश्लेषण को सुनने और इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।